हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 25 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर पीआईबी के साथ साथ अदर आर्टिकल में इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 25 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल हिंदू में और अदर पीआईबी के साथ साथ न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट रहे हैं। आज की जो हमारे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है औद्योगिक क्रांति 4.0। आखिरकार 4.0 का मतलब क्या होता है, पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर हम इसे समझेंगे ताकि हमारा ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे से हमें कवर करा सके। ठीक है, तो खास बात ये है कि जैसे आपने हमेशा देखा होगा कि हम कोई भी चीज़ 1.0 2.0 शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ही हुआ होगा, तभी हम करते हैं। तो वही चीज़ इसमें भी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो फर्स्ट आई थी, यानी कि 1.0 आई थी, उसमें खास बात क्या थी? उसमें खास बात ये थी कि उसमें मैकेनाइजेशन का उपयोग हुआ था, स्टीम एंड वाटर पावर का उपयोग हुआ था, अर्थात भाप से चलने वाले संसाधनों या कहें औजारों या कहें हथियारों या कहें मशीनों का उपयोग हुआ था। आपने देखा होगा कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आई, इंग्लैंड में यानी कि ठीक है, या अमेरिका में आई, तो उस समय क्या होता था? स्टीम का सबसे ज़्यादा उपयोग होता था, उस समय वाटर पावर का सबसे ज़्यादा उपयोग होता था। ठीक है, लेकिन उसी को जब थोड़ा सा और अपडेट किया गया तो वो आई 2.0 या कहें सेकेंड रेवोल्यूशन, जिसमें मास प्रोडक्शन हुआ और इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट किया गया। जैसे बड़े बड़े बांध बनाए गए, उनसे मतलब काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और साथ ही बड़ी बड़े कारखाने बने, उसमें काफ़ी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होने लगा। खेती जो थी वो एक तरीके से सामूहिक होने लगी, जिसको कोल खहोज नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन उसी दिशा में बढ़ते हुए फिर थर्ड रेवोल्यूशन आई। थर्ड रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी सिस्टम्स या कहें ऑटोमेशन या कहें रोबोटिक सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा। बट अब उससे भी ज़्यादा थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाते हुए अब हम कर रहे हैं साइबर फिजिकल सिस्टम्स का, मतलब जिसमें बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, बहुत सारे नए फीचर हमने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिए। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आप देख सकते हो कि इंडस्ट्री 1 जो 1784 के दौरान थी वो 1870 तक चलती रही। 1870 में हमने इलेक्ट्रिसिटी से मास प्रोडक्शन की शुरुआत की, जो 1969 तक चलती रही। 1969 में 3.0 आया, जिसमें इंटरनेट व्यवस्था को हमने प्रमोट किया, और उसके बाद इस समय करंट में चल रहा है क्या? 4.0। ठीक है, इसका हमने डायग्राम भी दे दिया है और पीडीएफ भी दे दी है, आप वहाँ से अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति 4.0 के अंतर्गत निम्न में से किन किन घटकों को या कहेंगे किन किन आधारों को शामिल किया जाता है। आपको 4 से 5 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से क्या शामिल है क्या नहीं है। तो आप बता देना साहब, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है, बिग डेटा शामिल है, डेटा एनालिसिस शामिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, साइबर स्पेस, सहयोगी रोबोट मतलब जो छोटे छोटे नैनो रोबोट्स होते हैं वो शामिल हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल है और 5G नेटवर्क शामिल है। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है, ये 8 पॉइंट आपको याद रखने हैं, वरना फिर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में जानने की जानकारी नहीं है या ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे तथ्य हैं, उन तथ्यों को आप याद कर लीजिए। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मेंस जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे भी ये काफ़ी सहायक हो सकता है। पहला, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, मतलब भारत में विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा स्टार्टअप हब है, अर्थात यहाँ पे नए नए स्टार्टअप सबसे ज़्यादा ओपन होते हैं। ठीक है, स्टार्टअप का मतलब होता है नया कोई बिजनेस, जैसे श्री IAS अकेडमी एज अ स्टार्टअप है। ठीक है, भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। खास बात यही है, इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि कोविड-19 के दौरान जब हमारे पास API नहीं मिल रहा था तो यही दिक्कत आ रही थी। बाद में API फिर हमें मिलने लगा, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो उसी चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया था इसलिए कि आपको याद रहेगा, नहीं तो आप लोग कहते हो ना कि सर आप तो लिखते नहीं हो, हमारी तो उंगलियां दर्द करने लगती हैं। तो ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको आगे स्लाइड्स लगा दी हैं। ठीक, अगला आता है संकल्प 1267। इसको कई बार आप देखना ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, UNSC 1267, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये किससे संबंधित है।
तो ये वास्तव में अलकायदा से रिलेटेड, यानी कि जो आतंकवादी संगठन है या अलकायदा से जुड़े जो व्यक्ति हैं या अलकायदा से संबद्ध जो भी संस्थाएं हैं, उन पर रोक लगाने से या कहें उन पर जो पैसा ऐसा जो उनको डोनेशन मिलता रहता है उसको रोक लगाने से ये संबंधित हैं। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये बात याद रखनी है। खास बात क्या है एक और, कि इसमें और भी कई सारे रेजोल्यूशन है जो तालिबान से रिलेटेड है। पहले क्या होता था कि पहले ये भी एक तरीके से इसी से रिलेटेड होता था, तालिबान इसी से संबद्ध था, लेकिन आगे चलकर 2011 में 1988 यानी कि यूएनएससी 1988 समिति जो आई उसमें तालिबान को अलग कर दिया। मतलब तालिबान अब इसके अंतर्गत रेगुलेट होता है, तालिबान अब 1267 के अंतर्गत रेगुलेट नहीं होता। ठीक है, तो आपको इतना तो डेप्थ में नहीं पूछेगा, बट आपसे पूछेगा क्या कि हाल ही में चर्चा में रहा यूएनएससी 1267, यूएनएससी 1988 या यूएनएससी फलाना, ये किससे संबंधित है, तो बता देना आतंकवादी संगठन और उनसे जुड़े व्यक्तियों पर रोक लगाने से। ठीक है, समिति में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य शामिल होते हैं और ये डिसीजन बहुमत पे लेते हैं। मतलब इस पे वीटो नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि इस पे वो पांचों के पांचों मेंबर वीटो दे दें तो प्रस्ताव ही पारित ना हो। ठीक है, मतलब इसे 15 के 15 आएंगे, अगर किसी 8 ने एक तरफ होकर मत दे दिया है तो वही बात मान ली जाएगी। ठीक है, तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। ये भी याद रख लेना संकल्प 1526 और संकल्प 2253, ये जानते हो क्या है? ऐसा नहीं कि अपने मन से नंबर बनाए गए। जैसे होता है ना, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते होंगे 101 संविधान संशोधन, 102, 103, 104 ऐसे पढ़ते हो ना। और आप देखते हो कि बिल भी आते होंगे, पता चलता है ये 124वां संविधान संशोधन बिल है, लेकिन होता क्या है वो अमेंडमेंट 106 होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो एज इट इज़ ये नंबर ही हैं। ठीक है, यूएनएससी के कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला आर्टिकल है ईज 4.0। ईज 4.0 पूरा नाम इसका क्या है? सबसे बड़ी बात है नाम पता हो, आंसर अपने आप आ जाएगा। नाम है इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म एजेंडा। मतलब कि जो सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को बेहतरीन बनाना, उनकी एक्सेस को श्योर करना और उनमें इम्प्रूवमेंट लाना ताकि वो अच्छे से वर्क कर सकें। ठीक है, तो ये किस चीज़ से संबंधित है? वास्तव में ये बैंकों में जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उनमें सुधार लाने के लिए इसको लाया गया है ताकि स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाया जा सके या कहें उसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके। ठीक है, अब खास बात क्या है कि स्वच्छ बैंकिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब क्लीन बैंकिंग का क्या मतलब हुआ, या फिर हम कहें स्मार्ट बैंकिंग का क्या मतलब हुआ। तो आप ऐसे देख सकते हो कि क्लीन बैंकिंग का सामान्य सा क्या मतलब है कि सी से क्लीन क्रेडिट, एल से लीवरेजिंग डाटा, ई से इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, ए से एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, एनपीएस रिकवरी। ठीक है, मतलब जो क्रेडिट है उसको बिल्कुल क्लीन रखना, उन्हीं लोगों को लोन देना जो अच्छे हैं। लीवरेजिंग डाटा मतलब डाटा जो है उसको संतुलित रूप से मैनेज करना। इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, जिसने भी जानबूझकर बैंक में डिफॉल्ट की है, गलती की है या मिली भगत से कोई काम किया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। जो डिफॉल्टर है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना। डिफॉल्टर का मतलब पैसा ले गया, भाग गया। ठीक है, एनपीए का मतलब रिकवरी करना। ठीक है, एनपीए रिकवरी करना मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं उनको वापस लाना। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने एक दिन ट्विटर पे देखा था, लास्ट ईयर ही मैंने देखा था कि विजय माल्या ने एक पोस्ट शेयर की थी। क्या पोस्ट शेयर की थी कि 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो उसी के नीचे एसबीआई ने अपना एक रिप्लाई किया था, रीट्वीट किया था। रिप्लाई में क्या लिखा था कि घर आ जा परदेसी तेरा देश बुलाए रहे। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग वो था। ठीक है ना, तो वही सारी चीज़ें होती हैं। खैर, अगला इसमें आता है स्मार्ट बैंकिंग। स्मार्ट बैंकिंग का मतलब स्पीडी, मल्टी चैनल रीच, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। ठीक है, रिस्पॉन्सिव एंड टेक्नोलॉजिकल एनहेंस्ड। आप सोचते हो कि सर ये फालतू की चीज़ें हमको क्यों पढ़ा देते हो, स्मार्ट बैंकिंग, क्लीन बैंकिंग। तो भाई साहब हम इसलिए आपको पढ़ा देते हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित कुछ सजेशन दीजिए, ठीक है, तो उस समय हमारी कलम नहीं चलती और हमें चीज़ें पॉइंट में याद नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक काम कर सकता है क्या कि आपको याद आ जाएंगे, अच्छा 5 पॉइंट ये हैं, 5 पॉइंट यहाँ पे, तो आप बता दो कि साहब मल्टी चैनल रीचेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल होना चाहिए, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर होना चाहिए, एनपीए को रिकवर करना चाहिए, लिवरेजिंग डाटा होना चाहिए। मतलब कटा कट पॉइंट बोल दो।
ठीक है। तो इसीलिए ये मेंस में बहुत उपयोगी हो जाएगा, आप लिखिएगा जरूर, ठीक है। बाकी जब मेंस आंसर राइटिंग कराएंगे तो वहाँ पे हम ऐसे पॉइंट बहुत डालेंगे, मतलब सिनॉप्सिस के हिसाब से। देखो मेरा पर्पज़ है कि वो सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा दें जो एक बेस्ट इंस्टीट्यूट भी आपको नहीं कराता है, बेस्ट आंसर राइटिंग आपको सिखा दें, ठीक है। तो वो तो 12 अक्टूबर से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, बट ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा, वही चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पे लिखी। अब देख लो मैं लिखता हूँ, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप लिखते नहीं हो, थक जाती हैं हमारी उंगलियाँ, तो हमारी भी तो थकती होंगी। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पिताजी ने बादाम खा के मतलब मेरी उंगलियाँ बनवाई होंगी, है ना। चलो, बैड बैंक क्या है? बैड बैंक का मतलब क्या होता है? बुरे बैंक। बुरे बैंक का मतलब कि वह बैंक जिसे किसी अन्य वित्तीय संस्थान के बैड ऋणों और अन्य अनकदी होल्डिंग्स को खरीदने के लिए स्थापित किया जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो SBI ने किसी भी संस्था को 5,000 रुपये का लोन दे दिया, 5,000 का लोन SBI को नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो दूसरा बैंक जो बाहुबली टाइप का है, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो क्या कहेगा SBI से कि देख भाई तू वसूल नहीं कर पा रहा, वो बोलेगा ना बाबूजी बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये बैंक बोलेगा दूसरा कि एक काम करो, मेरे से तुम 3,000 रुपये ले लो, ठीक है, इसका मुझे पूरा कागज दे दो, रही बात इसकी वसूली की वो मैं वसूल लूंगा, ठीक है। तो SBI सोचेगा यार 5,000 तो वैसे भी नहीं मिल रहे थे, 3,000 मिल जा रहे, यही बड़ी बात है। तो SBI ने 3,000 रुपये इससे ले लिए और ये 5,000 के सारे कागज इसको दे दिए। इसने अपने 4 चमचों को भेजा, बाहुबली को, बाउंसर्स को, वो गए जो भी लिए हुए था उसको उठा के पटक पटक के उसको कूट दिया, अपने आप को फिर पैसा दे दिया, ठीक है। तो ये उसी चीज़ से संबंधित होते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। एक बात यहाँ पे और आपको बता दें, पीछे यहाँ पे इंडस्ट्री में 4.0 में, ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से क्लियर किया गया है, देख लीजिए आप कि मैकेनाइजेशन था, मतलब 18 से 19 सेंचुरी के मध्य, मतलब इंडस्ट्रियल सिटीज़ को बनाया गया, स्टीम इंजन एंड मैकेनिकल प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। मास प्रोडक्शन 19 सेंचुरी से 20 के मध्य, जिसमें इंडस्ट्रियल रीजन्स बनाए गए, खासतौर पर इलेक्ट्रिसिटी एंड डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब लेबर कैटेगराइज किया गया, ठीक है। ऑटोमेशन आया, मतलब अपने आप मशीनों से बनने लगा। ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क को इसने बढ़ावा दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि इस समय क्या होने लगता है कि वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर आता है रोबोटाइजेशन, ठीक है, 4.0 के अंतर्गत। यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू चेन में हर एक चीज़ ऐड की जाएगी, खासतौर पर साइबर फिजिकल सिस्टम्स के माध्यम से, ठीक है। नहीं समझ में आया मत समझो, लेकिन इतना याद रखना ये चारों क्रम आपको पता हो, चारों चीज़ें पता हो, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा जब 2G 3G 4G से रिलेटेड जो हमारे बायो ईंधन होते हैं ना, जैव ईंधन, उनके बारे में, तो उस पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल बुक में तो नहीं मिलती, बट करंट में होता है, तो करंट के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। अगला और लास्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गन्ने का मूल्य निर्धारण। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो गन्ने का मूल्य निर्धारण है वो केंद्र सरकार भी करती है और राज्य सरकारें भी करती हैं। केंद्र सरकार जो करती है उसको बोलते हैं FRP। FRP का मतलब उचित एवं लाभकारी मूल्य, ठीक है, यानी कि फेयर जो प्राइस है उसकी बात की जाती है यहाँ पे, ठीक। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे राज्य सरकारें जो होती हैं वो क्या जारी करती हैं? SRP, ठीक है। मतलब राज्य सरकारों का क्या होता है अपना, उनका SAP होता है, ठीक है, SAP यानी कि राज्य परामर्श मूल्य। अब खास बात यहाँ पे मैं बता दूं, पढ़ाऊंगा तो आगे ही, कि जो FRP होता है वो कम होता है अपेक्षाकृत किसके? SAP के, ठीक है। यानी कि SAP ज़्यादा होता है, FRP कम होता है। अब आपके दिमाग में आएगा FRP होता क्या है? अभी तक हमने MSP तो सुना था कि किसानों को उनकी न्यूनतम उपज की सरकार मतलब गारंटी देती है कि इतने में तो हम खरीद ही लेंगे। अर्थात अगर किसानों ने 1,600 रुपये में लास्ट ईयर गेहूं बेचा था, इस वर्ष उनको लग रहा है कि उनका गेहूं 1,200 में बिकेगा, तो वो फिर नहीं उपज करेंगे। तो सरकार उनसे कहती बाबूजी तुम परेशान मत हो, 1,600 में पिछली बार बेचे थे, तुम्हें डर लग रहा है ना 1,200 में दिक्कत होगी, तो एक काम करना तुम 1,400 रुपये में तुम हमें बेच लेना, ठीक है। अगर 1,600 में मार्केट में बिक जाए तो मार्केट में बेच लेना। तो 200 रुपये की जो गारंटी दी गई वो होती है क्या? MSP। एज इट इज ऐसा ही किसानों के साथ जो गन्ना किसान होते हैं उनको जो दिया जाता है वो FRP कहलाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बस ये होता है कि ये चीनी मिलों द्वारा किसानों से गन्ना जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, ठीक है, FRP, उसको कहते हैं। जैसे मान लो कि किसान अगर गया चीनी मिल में अपने गन्ने का ट्रैक्टर लेके, ठीक है, ट्रैक्टर लेके पहुंच गया, तो चीनी मिल ने कहा कि भाई हम 100 रुपये में गन्ना खरीदेंगे। चीनी मिल के किसानों ने कहा बाबूजी पिछली बार तो 120 में लिए थे, बोले देना हो तो दो, नहीं तो चुपचाप वापस चले जाओ,
इसका कुछ बहुत बड़ा उन लोगों को भौकाल होता है, क्योंकि अब किसान तो वापस जा नहीं सकते, गन्ना सूख जाएगा, तो किसान मजबूरी में बेचते हैं, लेकिन अगले साल फिर वो गन्ने की उपज नहीं करते। तो सरकार क्या सोचती है कि मान लो अगर ये 100 रुपये में दे रहा है मील मजदूर, ठीक है, 120 रुपये किसानों की डिमांड है, तो सरकार ने किसानों से पूछा तुमको कितने रुपए चाहिए, बोले बाबूजी अगर 115 दिला देते तो मजा आ जाती। तो सरकार ने कहा देखो 115 नहीं दिलाएंगे, हम 110 में तुमको भाव दे देंगे, और एक काम करना 110 में 100 रुपये तुमको वो दे रहा है उससे ले लेना, 10 रुपये हम तुमको सब्सिडी के रूप में या कहें FRP के रूप में प्रोवाइड करा देंगे। समझ गए? इसको बोलते हैं, जैसे हम अपने घर में यही ड्रामा करते हैं। हमारे घर में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं कुछ सामान खरीदने जाएगा तो सबका यही नियम है, कपड़े वाले की दुकान में अगर कपड़ा खरीदने जाओगे तो कोई पैसा ना तो वो पूछता है ना हमको देना पड़ता है, वो अपना आता है दुकान पे और अपना ले लेता है पैसा, ठीक है। तो वो यही चीज़ होती है कि मान लो आया, उसने पैसा ले लिया हमसे, तो क्या होगा, पिताजी हमको हमेशा बताएंगे कि ये ना 500 रुपये का मिला है, ठीक है, जबकि मिला होगा वो 800 का, और उससे भी कहा जाएगा 500 ही बताना, 300 रुपये वो अपनी तरफ से दे आएंगे FRP के तौर पे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, हम लोगों को मतलब इतने महंगे महंगे कपड़े कभी नहीं पहनते हैं, बस एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, ठीक है। तो यही चीज़ है कि केंद्र सरकार FRP की घोषणा करती है, जो कि कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP की सिफारिश पर निर्धारित होते हैं। खास बात ध्यान रखना कि CACP सिफारिश करता है, केंद्र सरकार घोषणा करती है कि हाँ इतना होना चाहिए, लेकिन आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसके द्वारा घोषित किया जाता है। मोटे तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि रिकमेंड करता है CACP, घोषित करता है CCEA, और CCEA जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है कि हमारे यहाँ समितियां काफ़ी सारी बनाई गई हैं, मंत्रिमंडलीय समितियां जिनको हम बोलते हैं। तो उसमें एक बात बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि निम्न में किस मंत्रिमंडल समिति के जो हेड होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। अधिकांश के तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन एक ऐसी होती है 1 से 2 जिसके होते हैं हेड कौन, होम मिनिस्टर। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बाकी आपको ये मैंने बता दिया। अध्यक्षता PM करते हैं। FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले तो आपको दे देगा FRP सामान्य तौर पे क्या है, तो आपने बता दिया चीनी मिलों से रिलेटेड। दूसरा क्या है, रंगराजन समिति से रिलेटेड है, आपको भी ठीक है। तीसरा आपको दे देगा इसकी जो घोषणा है वो CCEA के द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता PM करते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। इसको रिकमेंड कौन करता है, CACP करता है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आपके बन गए, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है राज्य की, तो राज्य में ज़्यादा हमें पढ़ना ही नहीं होता है, ठीक है। अगला आता है MSP FRP, ये दोनों CACP द्वारा समर्थित है। मतलब चाहे MSP जारी करने की बात हो, चाहे FRP जारी करने की बात हो, इन दोनों को रिकमेंड कौन करता है, CACP। आपको लग रहा होगा पूरा नाम क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर के कॉस्ट एंड प्राइस को ये मॉनिटर करता है, ठीक। CACP जो है वो एग्रीकल्चर और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है, ये एक सलाहकारी निकाय है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इसकी सिफारिशें गवर्नमेंट के लिए बाध्यकारी नहीं है। अर्थात अगर इसने कहा है कि गवर्नमेंट को 100 रुपये देने चाहिए, तो गवर्नमेंट की मर्जी है 50 दे या 20 रुपये दे, ठीक है, ये गवर्नमेंट की मर्जी है। तो आपसे इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि CACP क्या है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे डेप्थ में ले जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताएगा कि CACP, ठीक है, ये मंत्रालय आता है कृषि और किसान के, आपको ठीक है। नंबर 2, ये केवल MSP जारी करने की पावर रखता है, FRP का अधिकार इसके पास नहीं है। ऐसे देता मूर्ख बनाने के लिए, ठीक। तीसरा दे देगा कि ये एक सलाहकारी निकाय है, इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। चौथा दे देगा इसके हेड जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मेरी बात समझे, CACP के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर दे देगा। तो आपको पता है कि नहीं भाई, CACP के हेड प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ना होते हैं, वो तो CCEA के होते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उम्मीद है कि आज काफ़ी छोटे छोटे आर्टिकल थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आपसे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। इसकी PDF ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट या कहें नेक्स्ट डे में, ठीक है, 26 अगस्त में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।